गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेने वाले हैं 11th कक्षा 11 का यूनिट 3 जो हम उनके मेन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिनका पार्ट 2 है ये चैप्टर। चैप्टर का दूसरा पार्ट है जो हमने बनाया अभी, और जो है आपका ये श्वसन तंत्र। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया किस तरीके से होती है और किस तरीके से इस श्वसन क्रिया को कंप्लीट किया जाता है। आपके सामने ये दो चित्र बने हैं। जो पहला चित्र है आपका और कुंभक नाल और फेफड़ों की संरचना। ये क्या है आपका श्वसन नाल और ये कुंभक फेफड़ों की संरचना है। और दूसरा है आपका दूसरा है फुफ्फुस नालिका। जो दूसरा है वो फुफ्फुस नालिकाएं हैं, जिनके दो चित्र आपके सामने हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज कि श्वसन तंत्र क्या होता है। जिस तरीके से हम मनुष्य लोग अपने श्वसन क्रिया करते हैं, उसी तरीके से एनिमल की बहुत सारी श्वसन क्रियाएं एनिमल्स मतलब सारे एनिमल्स जो है श्वसन क्रियाएं करते हैं। श्वसन क्रिया क्या है आप समझिएगा। श्वसन से तात्पर्य है कि श्वास द्वारा लिए गए वायुमंडल ऑक्सीजन को फेफड़े द्वारा रक्त में पहुंचाना। जो आपका श्वसन से तात्पर्य है कि श्वास द्वारा लिए गए वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा रक्त में पहुंचाना तथा रक्त द्वारा इस ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना। जब वायुमंडल की ऑक्सीजन को फेफड़ों द्वारा रक्त में पहुंचाया जाता है श्वसन की क्रिया में, और फिर रक्त द्वारा इस ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। फिर पुनः ऊतकों में से उत्पन्न जो ऊतक उत्पन्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनको रक्त द्वारा फेफड़ों तक तथा पुनः फेफड़ों से वायुमंडल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं ये श्वसन तंत्र। ऑक्सीजन लेकर उन्हें फेफड़ों तक भेजना, फेफड़ों के द्वारा उस ऑक्सीजन को ब्लड रक्त तक भिजवाना और रक्त से उस ऑक्सीजन को ऊतकों तक भिजवाया जाता है। ऊतकों के द्वारा उस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर फेफड़ों पर और फेफड़ों से निकालकर रक्त पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और फिर उसके बाद जो है आपका फेफड़ों पर, फिर फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल पर कार्य किया जाता है। वे सभी अंग जो इन दोनों गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में वे सभी अंग जो योगदान देते हैं या कार्य करते हैं, उन सभी को हम श्वसन क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य जो अंग होता है वो फेफड़ा होता है, लंग्स जिसे कहते हैं, जहां वायुमंडल गैसों एवं रक्त के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों की दीवार इसके लिए जो है विशिष्टीकृत स्पेशलाइज्ड होती है। जो सांस लेने की क्रिया ब्रीथिंग दो चरण में पूर्ण होती है। सबसे पहला चरण होता है अंतःश्वसन, जो बाहर से हवा नासिका मार्ग से श्वास नाल द्वारा फेफड़ों तक ले जाई जाती है। और दूसरा बाह्य श्वसन, जो गैस का आदान प्रदान के पश्चात हवा को फेफड़ों से श्वास नाल के द्वारा नासिका मार्ग से बाहर फेंकी जाती है। जो सांस लेने की क्रिया है ये दो तरीके से होती है। पहली होती है अंतःश्वसन, दूसरा होता है बाह्य श्वसन। अंतःश्वसन और दूसरा है बाह्य श्वसन। क्या होता है ये? वायुमंडल से सबसे पहले जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो नासिका से शुरू होता है। वायुमंडल के द्वारा नासिका से वायु को अंदर लिया जाता है और अंदर लेने में जो क्रिया उत्पन्न होती है वो अंतःश्वसन के अंतर्गत आती है। अंदर जाने के बाद ऊतकों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है वो आपके बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है। ये दो प्रकार से माने गए हैं। इसके बाद अब सांस लेने में कौन कौन से अंग हैं वो जो सहायक होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला अंग है नासिका। नासिका गुहा।
जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सबसे पहला नासिका होता है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो किस तरीके से लेते हैं उस चीज को हम समझेंगे। यहाँ हवा की जो हवा होती है उसको नमी प्रदान की जाती है और हवा को नमी प्रदान की जाती है और गर्म किया जाता है तथा हवा के साथ आने वाले जीवाणु तथा हवा के साथ जो आने वाले जीवाणु होते हैं उनको अंदर जाने से रोकने का कार्य करता है। हवा बाहर से अंदर की तरफ लेते समय जो बाहर के जीवाणु अंदर जाने लगते हैं उनको रोकने का काम करता है तथा उनको गर्म करता है और हवा में नमी प्रदान करता है अंदर भेजने के लिए। दूसरा होता है ग्रसनी। दूसरा क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? यह हवा को मार्ग प्रदान करता है। इससे होकर भोजन तथा गैस दोनों गुजरती है। जो भोजन नली एवं श्वास नली को अलग करता है। ये जो रश्मि है इससे हवा और भोजन दोनों चीज जाती हैं और ये जो है हवा और भोजन के लिए जो है अलग अलग भोजन नली और श्वास नली को अलग भी करता है। अगला है सूर्ययंत्र। सूर्ययंत्र है अगला। ये क्या है? ये हवा को श्वास नाल में भेजता है। जो हवा होती है इसके ये श्वास नाल तक भेजता है और उसके बाद आती है श्वास नाल। श्वास नाल क्या है? यह लंबी तथा कार्टिलेज की बनी नली है। आगे चलकर यह दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें प्राथमिक फुफ्फुस नाल कहते हैं। जिसे प्राथमिक प्राइमरी ब्रोंची कहते हैं। अब फुफ्फुस नाल क्या है अर्थात ब्रोंची क्या है ये देखते हैं। फुफ्फुस नाल क्या है? आज का पॉइंट क्या था? फुफ्फुस नाल। ये 4 पॉइंट हम रफ कर देते हैं। फुफ्फुस नाल क्या है समझिए। इसकी आंतरिक दीवार पर गॉबलेट कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं जो म्यूकस का श्रवण करती हैं। यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक और फुफ्फुस में बटा होता है। दोनों प्राथमिक फुफ्फुस दो फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। यहाँ ये पुनः द्वितीय एवं तृतीय फुफ्फुस में बढ़ जाते हैं। इनका अंतिम छोर झिल्ली-नुमा थैली में समाप्त होता है। फिर से समझिएगा। इसकी जो आंतरिक दीवार है वह जो है स्तंभित उपकला की बनी होती है जिस पर पक्षमक उपस्थित होते हैं। आंतरिक दीवार पर गॉबलेट कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं जो म्यूकस का श्रवण करती हैं। यह प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक और फुफ्फुस में बटा होता है। देखिए यहाँ पर ये दोनों जो पार्ट हैं ये दोनों आपके प्राथमिक फुफ्फुस होते हैं श्वासनाल के बाद। इसके बाद ये द्वितीयक फुफ्फुस ये लिखे हैं आपने, ये लिखे हैं द्वितीयक फुफ्फुस आपके यहाँ पे है। ये वाले दो भाग बढ़ जाते हैं और उसके बाद तृतीय फुफ्फुस यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं। ये जो श्वासनाल वाली है इसको बांटते हैं और लास्ट में ये छोटा सा एक इस तरीके से होता है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस और फिर ये अंतिम पिंड होता है इसमें। तो ये लास्ट में समाप्त होता है। फेफड़े लंग्स क्या है? गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः फेफड़ों में होता है। फेफड़े मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। वाह्य, पिंडक,
मध्य पिंडक और अंतस्थ पिंडक। बाह्य पिंडक ये जो बने हैं, बाह्य पिंडक है, ये मध्य पिंडक है और ये अंतस्थ पिंडक है। तीन भागों में बटे हुए होते हैं फेफड़े। फेफड़ों की आंतरिक परत को प्लूरा कहते हैं। प्लूरा बहुत सारे झिल्लीनुमा थैलियां में बटी होती हैं। जो ये होती है बहुत सारे झिल्लीनुमा थैलियों को दिख रहे होंगे, बहुत सारी झिल्लीनुमा थैलियां बनी हुई हैं। तो बहुत सारे झिल्लीनुमा थैलियों में बटे होते हैं। इन्हें एल्वियोलस कहते हैं। एल्वियोलस की सतह पर गैसें आती हैं तथा गैसें एवं उनके करीब से गुजरने वाली शिराओं में यह रहे रक्त के बीच केवल एक झिल्ली होती है, जिससे होकर गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तथा ऑक्सीजन रक्त में मिलता है। यह आदान प्रदान मिश्रण विधि द्वारा होता है। श्वसन तंत्र के कार्य। क्या श्वसन तंत्र के कार्य होते हैं? यह शरीर के अंदर बेकार रूप से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों व श्वसनीय ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह वायवीय श्वसन संपन्न कराकर शरीर में एटीपी निर्माण में मदद करता है और शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखता है। श्वसन तंत्र के क्या कार्य हैं ये समझिए। सबसे पहला कार्य, यह शरीर के अंदर बेकार रूप से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। शरीर के विभिन्न अंगों व श्वसनीय ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह वायवीय श्वसन संपन्न कराकर शरीर में एटीपी निर्माण में मदद करता है और शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखता है। यह आपका श्वसन तंत्र का जो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम इसके बाद पढ़ने वाले रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। रक्त परिसंचरण तंत्र इस संस्थान के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर वे सभी अंग आते हैं जो तंतु के शरीर के विभिन्न भागों में उनकी आवश्यकता के अनुसार इस संस्थान के अंतर्गत वे अंग आते हैं जो तंतु के शरीर के विभिन्न भागों में उनकी आवश्यकता के अनुसार रक्त पहुंचाने का कार्य करते हैं। वे रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं, जो विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने का काम करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय, धमनियां और शिराएं आती हैं। हृदय आता है, धमनियां आती हैं और शिराएं, ये तीन चीजें आती हैं। हृदय, धमनियां और शिराएं। ये तीन चीजें आती हैं। अब तीनों के बारे में समझेंगे। इस तंत्र का मुख्य अंग हृदय है, जो एक पंपिंग स्टेशन की भांति कार्य करता है। पंप होता है उस तरीके से कार्य करता है। हृदय में शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से आता है और शुद्धिकरण के लिए हृदय में भेजा जाता है। इस तंत्र का मुख्य अंग हृदय है, जो एक पंपिंग का काम करता है और हृदय से शरीर में विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, जो हृदय होता है उसमें शरीर के विभिन्न भागों में जो अशुद्ध रक्त होता है उसे शिराओं के माध्यम से आता है और शुद्धिकरण के लिए हृदय में भेजा जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त पुनः हृदय में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त पुनः हृदय में आता
तथा धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। इसके द्वारा शुद्ध रक्त को भेजा जाता है और सिराओं के द्वारा रक्त अंदर की तरफ आता है, अशुद्ध रक्त। हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग बेशकों मतलब चेंबर, उनके चेंबर रहते हैं अलग अलग, तथा वे मिश्रित नहीं होते हैं। इस तंत्र में आने वाले अंगों की संरचना एवं कार्य निम्नलिखित है। हृदय दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। एक श्रवण बल, हृदय का भार लगभग 2.5 किलोग्राम होता है। जो हृदय होता है उसका भार, हृदय का भार 2.5 किलोग्राम होता है, जो कि उसके पूर्ण शरीर का लगभग 0.4 से लेकर 0.5% तक होता है। पूर्ण शरीर जो भार होता है उसमें 0.4 से लेकर 0.5% का होता है पूरे भार का होता है। यह एक मजबूत पेशीय पंप तथा है तथा बाहर से देखने में बंद मुट्ठी की तरह लगता है। यह स्पष्ट तरीके से दो भागों में बटा दिखता है, दाहिनी और दाहिना आलन और दाहिना निलय। दाहिना आलन और दाहिना निलय समझिए कहां है। ये है आपका दाहिना आलन और ये है आपका बायां आलन। ये है आपका दाहिना निलय और ये है आपका बायां निलय इस चित्र में। तो दाहिनी ओर दाहिना आलन और निलय तथा बाईं ओर बायां आलन और बायां निलय पाया जाता है। दोनों तरफ आलन से निलय की ओर रक्त निश्चित बल द्वारा जाता है। एक दोनों तरफ आलन से निलय की ओर रक्त निश्चित बल द्वारा जाता है। हृदय बाहर से एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय की दीवारों में अनौपचारिक मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों के फैलने व सिकुड़ने से रक्त क्रमशः इसके अंदर जाता है तथा बाहर निकलता है। जो मांसपेशियां होती हैं वह क्रमशः सिकुड़ती और फूलती हैं, जिनके कारण रक्त अंदर और बाहर की तरफ जाता है, निकल जाता है। हृदय की कार्यविधि अब पढ़ेंगे। हृदय की कार्यविधि हृदय की कार्यविधि पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शरीर के विभिन्न भागों में आया रक्त सुपीरियर वेना केवा तथा इंफीरियर वेना केवा से होकर हृदय के दाहिने आलन में जाता है। इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। दाएं आलन से वाल्व द्वारा यह रक्त दाएं निलय में जाता है। इस समय हृदय फैला रहता है। सुपीरियर वेना केवा कहीं लिखा होगा, देखिए सुपीरियर वेना केवा कहां लिखा है आपका, ये लिखिए सुपीरियर वेना केवा। इसके द्वारा अंदर जाता है और क्या होता है कि इससे होकर हृदय के दाएं आलिंद में आता है। हृदय के दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से होकर दाएं निलय तक जाता है।
पर दाएं गले तक जाता है। इस समय हृदय फैला रहता है। हृदय के सिकुड़ने से पहले दबाव के कारण रक्त दाएं गले से पल्मोनरी धमनी में चला जाता है। पल्मोनरी धमनी होती है जिसमें चला जाता है। पल्मोनरी धमनी में अभी बताते हैं, जिसमें चला जाता है। फेफड़े में रक्त CO2 छोड़ता है तथा ऑक्सीजन से पूर्णतः संतृप्त हो जाता है। इसे शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त फेफड़ों से पुनः हृदय की ओर पल्मोनरी सिरा द्वारा लाया जाता है। पल्मोनरी सिरा में रक्त बाएं अलिंद से आता है, जहां से दाएं गले द्वारा बल्ब में होकर जाता है। बाएं गले से रक्त कश आयोटा में जाता है। कश आयोटा से विभिन्न धमनियों तथा कोशिकाओं द्वारा यह रक्त सिरा शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतक तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में श्वसन के फलस्वरूप उत्सर्जन CO2 पुनः रक्त में, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रक्त में जा आता है और रक्त का ऑक्सीजन श्वसन के लिए ऊतक में जाता है। यह मिश्रण विधि द्वारा संभावित होता है। तीसरा कार्य का चौथा इसका कार्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड से लदा रक्त शिराओं द्वारा पुनः हृदय की तरफ लाया जाता है, जो सुपीरियर तथा इंफीरियर वेना केवाओं द्वारा, ये है सुपीरियर, ये सुपीरियर और ये इंफीरियर, सुपीरियर तथा इंफीरियर वेना केवाओं द्वारा हृदय के दाएं गले में प्रवेश करता है और हृदय के आलिंद तथा गले के बीच उपस्थित बल्बों में बंद होना तथा हार्ट बीट कहलाता है। हार्ट बीट जानवर के स्वास्थ्य का परिचालक एक प्रौढ़ गाय भैंस में सामान्य हार्ट बीट 45 से 60 प्रति मिनट होता है। पशु जब उत्तेजित या बीमार होता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है या घट जाती है। धमनियां, अब धमनियों का क्या काम है? धमनियां ऐसी रक्त वाहिनियां हैं जो शुद्ध रक्त को हृदय के शरीर से विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। केवल पल्मोनरी धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक पहुंचाती है। पल्मोनरी धमनियों की दीवारें मोटी तथा मांसपेशी युक्त होती हैं जो हृदय द्वारा उत्पन्न किए गए दबाव को झेलने में सक्षम होती हैं। धमनियां आगे चलकर उपधमनियों में शाखित हो जाती हैं जो पुनः कोशिकाओं में बदल जाती हैं। कोशिकाओं की दीवारें एक कोश की परत की बनी होती है। इन दीवारों से विस्तृत विभिन्न द्वारा ऑक्सीजन तथा भोजन पदार्थ ऊतकों में जाता है। ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अविष्ट पदार्थ के रूप में जाता है। धमनियों से क्या होता है? शुद्ध रक्त को हृदय से अन्य भागों में भेजा जाता है। केवल एक धमनी ऐसी जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी धमनी, जो एक अपवाद होती है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। शिराएं क्या है? शिराएं ऐसी रक्त वाहिनियां हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। केवल पल्मोनरी शिरा ही शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक पहुंचाती है। इसमें भी एक पल्मोनरी शिरा होती है, उसमें वो अपोजिट काम करती है और इसमें ये अपोजिट काम करती है। धमनी तथा शिराओं के बल्ब लगे होते हैं जो रक्त को उल्टी दिशा में प्रवाह करने के लिए रोकते हैं। हम फिर से पढ़ते हैं जो हृदय का कार्य है वो किस तरीके से है। हृदय शरीर का एक प्रकार से पंपिंग साइट कहलाता है जो शरीर के रक्त परिसंचरण को नियमित करता है। हृदय की कार्यविधि निम्नलिखित चरण से पूरी होती है। सबसे पहला, शरीर के विभिन्न ऊतकों में आया कार्बन डाइऑक्साइड संश्लिष्ट रक्त सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से होकर हृदय के दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इसके पश्चात बल्ब से होकर दाएं गले में चला जाता है। सुपीरियर, इंफीरियर और उसके बाद दायां आलिंद और फिर दायां नीले में चला जाता है। दूसरा, हृदय के सिकुड़ने से पड़े दबाव के कारण रक्त दाएं नीले से पल्मोनरी धमनी द्वारा से होकर फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन
से पूर्णतः संतृप्त हो जाता है। ऑक्सीजन की संतृप्त रक्त फेफड़ों पल्मोनरी शिरा द्वारा पुनः हृदय में बाएं आलिंद से होकर रक्त दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले से रक्त पश्च आर्टरी में जाता है, जहां से धमनियों तथा विभिन्न कोशिकाओं से होकर शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन ऊतक को प्राप्त होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से पुनः रक्त में आता है। इस प्रकार रक्त शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण करता है। ये हमारे जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का